तो दोस्तों हम देखते हैं आज परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ पूर्ण प्रतियोगिता, ये 12वीं क्लास का वैसे ही अर्थशास्त्र है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आज पढ़ा रहा हूँ स्क्रीन पे। तो हम देखते हैं यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ, मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का एक रूप है जो वास्तव में देखने को नहीं मिलता है। मतलब एक रूप है, मतलब जैसे इंसान का एक रूप होता है वैसा उसका रूप है, पर रियल में ये देखने नहीं मिलता है किसी भी स्थान में। अर्थशास्त्री जो भी अर्थशास्त्री होते, जो बड़े बड़े लोग होते, जो बड़े मतलब पढ़े लिखे होते, जो किसी में मास्टर कर रखे हैं, पीएचडी वीएचडी, तो दोस्तों वो करते एक मतलब कल्पना करते कि ये काल्पनिक स्थिति मानते। वो अर्थशास्त्र बोलते कि ये कल्पना है, फिर भी कीमत विश्लेषण में इसके महत्व को स्वीकारा जाता है। मतलब अर्थशास्त्री बोलते हैं कि ये कल्पना है, पर कीमत के स्तर जहाँ पे कीमत डिसाइड होती है तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें कोई भी क्रेता, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार मतलब वो स्थिति यानी दोस्तों कुछ स्थान हो सकता है या कंडीशन हो सकता है जिसमें कोई भी क्रेता यानी दोस्तों उपभोक्ता, विक्रेता ने जो बेचता है दोस्तों, है ना, उसको बोला जाता है क्रेता विक्रेता, व्यक्तिगत रूप से बाजार के मूल्य को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होते हैं। मतलब अपनी पर्सनलाइज, मतलब दोस्तों हम अपने व्यक्तिगत मत के अनुसार हम किसी भी बाजार का मूल्य डिसाइड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते दोस्तों? वहाँ पे प्रतियोगिता चल रही है, बोलेगा कि मैं इतने में लूँगा तो इतने में दे रहा हूँ, तो वो बोलेगा मैं कम में दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा में दे रहा हूँ, कोई ज़्यादा में देगा, कोई कम में देगा। तो स्थिति को प्रभावित नहीं करते। तकनीकी कुछ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में पूर्ण प्रतियोगिता स्थिति में प्रत्येक क्रेता पूर्णतः लोचदार पूर्ति की स्थिति तथा प्रत्येक विक्रेता या उत्पादक पूर्णतः लोचदार मांग की स्थिति का सामना करते हैं। कोई भी मतलब विक्रेता होते हैं या कर्ता होते हैं, वो अच्छी मांग की स्थिति का मतलब सामना करना चाहते हैं, अर्थात वस्तु का बाजार में मूल्य होता है। एक है अर्थशास्त्री श्रीमान रॉबिन्स, वो कहते हैं, उसके अनुसार क्या कहते वो, पूर्ण प्रतियोगिता वह स्थिति होती है जब प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन की मांग पूर्णतः लोचदार होती है। इसका अर्थ है कि प्रथम विक्रेता की संख्या बहुत अधिक है, जिसमें किसी एक विक्रेता का उत्पादन वस्तु के कुल उत्पादन का एक बहुत थोड़ा भाग होता है, तथा द्वितीय सभी ग्राहक प्रतियोगिता विक्रेता के बीच चुनाव की दृष्टि से सामने होते हैं, जिसे पूर्ण बाजार हो जाता है। फिर हम देखते हैं दोस्तों आगे, और रॉबिन्स से परिभाषा देते कि पूर्ण प्रतियोगिता की सभी विशेषताएं को नहीं बताती है। रॉबिन्स बोलते कि पूर्ण प्रतियोगिता पूरी कैरेक्टर जो भी विशेषता उसको नहीं बताता है, इसलिए हम पूर्ण प्रतियोगिता के स्वरूप को स्पष्ट रूप से करने के लिए इसकी विशेषता को डिफाइन करते हैं, ये बोलते हैं रॉबिन्स। तो दोस्तों हम देखते हैं रॉबिन्स क्या बोलता है। पहले तो मैं तुमको समझ में नहीं आया है पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। तो दोस्तों मैं यहाँ कुछ इधर ले लेता हूँ, इसको खसका लेता हूँ यहाँ पे, और बताता हूँ कि क्या बोल रहा है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है। कोई विक्रेता है दोस्तों, यहाँ पे बहुत विक्रेता है, एक इंसान, ये विक्रेता है, यहाँ पे बहुत सारे विक्रेता है, किसी उत्पादन का बहुत थोड़ा भाग होता है, कोई उत्पादन करेगा, तो कहने का मतलब है दोस्तों कोई उत्पादक कर रहा है, उसका उत्पादन का थोड़ा भाग है, वो भाग ग्राहक है, बहुत सारे ग्राहक, तो वहाँ पे दोस्तों वो खरीदना चाहते हैं, तो इसी स्थिति को बताया गया है पूर्ण
प्रतियोगिता या कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ विशेषता, इसकी विशेषता देख लेते क्या क्या है विशेषता। तो यहाँ पे हम देखते हैं विशेषता इसकी पूर्ण प्रतियोगिता का विशेषता है। बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होने के लिए निम्न दशा कुछ विशेषता है, यहाँ दशा बोल सकते हैं, विशेषता है। क्रेता एवं विक्रेता की अधिक संख्या। जब किसी वस्तु विशेष बाजार, मतलब दोस्तों कोई भी वस्तु का बाजार होगा तो उस स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता माना जाता है, जबकि उसमें क्या होगा दोस्तों, क्रेता, अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक संख्या होगी। तो इस स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता होती है। कहने का मतलब दोस्तों, कोई भी विक्रेता होता है वह उत्पादन का पूरा भाग नहीं मतलब उत्पादन कर पाता है कि लोगों की पूर्ति कर सके। छोटा सा भाग ही उत्पादित होता है, तो उसके लिए लोग लड़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ कंपटीशन चल रही है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, जो भी वैकेंसी निकलती है भर्ती, उसमें दोस्तों आप मान लो कि MPPSC का पेपर अभी 25 जुलाई को हुआ, वहाँ पे ST की सीट है 49 यानी 49 है। तो उसमें क्या करेंगे लोग, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम देंगे। वहाँ पे ओनली मतलब 10,000 लोग ST के देंगे, तो उसमें से ओनली फाइनल एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू फाइनल में आएंगे मेरिट लिस्ट में 50 लोग, उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा, बाकी को निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों यही बात है यहाँ की, क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक। पूर्ण प्रतियोगिता कब होती है, तो वही बोल रहा हूँ, जब सामान कम होता है तभी होती है। रियली में समझे तो सामान कम होगा तो लोग ज़्यादा कंपटीशन करने लग जाएंगे, तो सामान कम होगा तभी होगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। आप देखते दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे लिया है दोस्तों क्या है भाई, समरूप वस्तु। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में सभी विक्रेता समरूप एक रूप वस्तु का आशय है। एक ही रूप की वस्तु है। सभी विक्रेता की सभी दृष्टि जैसे किस्म, उत्पादन इत्यादि की समान होती है। इस प्रकार अंतर होगा तो वस्तु के साथ साथ क्रेता भी व्यवहारिक दृष्टि से समान होने चाहिए। समरूप वस्तु सभी के लिए समान होगा। तो दोस्तों जो भी लोग खरीदना चाहते हैं वो सभी क्रेता के लिए वस्तु एक समान है, तो खरीद नहीं पाएंगे, मतलब बाजार होगा कंपटीशन का बाजार। वो खरीदने के लिए मुन्ना होगा तो कंपटीशन हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं समरूप वस्तु के आधार पर पूर्ण प्रतियोगिता होती है। फिर दोस्तों यहाँ पे फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन। अगर दोस्तों यूटिलाइज के अनुसार फर्मों का प्रवेश अवश्य होना चाहिए, अर्थात इसमें धंधा नहीं होना चाहिए। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म अल्पकाल में दूसरी असामान्य लाभ से आकर्षित करने हेतु स्वतंत्र होते, दीर्घकाल में अकुशल होते तो वह इंडस्ट्री पे
इंडस्ट्री होती है ना उससे बाहर निकल जाते हैं, जो कि लंबे समय से मतलब कुशल रहना चाहते हैं, तो वो इंडस्ट्री पे टिक नहीं पाते तो बाहर हो जाते हैं। अगर दोस्तों पूर्ण प्रक्रिया इस तरह से होगी, किसी विक्रेता को उस मार्केट के बारे में पूरी जानकारी होगी, मतलब लोग क्या चाहते हैं आज के टाइम पे, तो उस तरह से वो वस्तु बनाएगा तो उसके यहाँ वस्तु बहुत बिकेगी। तो अगर कम माल बना तो लोगों का कंपटीशन हो जाता है। तो पूर्ण बाजार का ज्ञान होना ही पूर्ण प्रतियोगिता का एक माध्यम है दोस्तों। उत्पत्ति के साधनों की पूर्ण गतिशीलता, क्या बोल रहा है दोस्तों? पूर्ण प्रतियोगिता के लिए उत्पत्ति के साधनों का होना आवश्यक है। उत्पत्ति के साधन एक फर्म से दूसरे फर्म में किसी बाधा की गति से होने चाहिए। उत्पत्ति के साधन उन स्थानों या गतिशील स्थानों या कुछ इंडस्ट्री होते हैं जहां उनको अधिक पारिश्रमिक मिलता है। पूर्ण प्रक्रिया का मतलब विशेषता है कि वहाँ पे यातायात लागत ना हो। तो कहने का मतलब दोस्तों, आप मान लेते मैं यहाँ पे खंडवा में रहता हूँ, तो मैं समझाता हूँ कि यातायात लागत ना होना तो क्या है दोस्तों, सीधी सी बात, नो बकवास की ओर हम बढ़ते क्या। तो दोस्तों ये है खंडवा में, छोटा सा खंडवा है दोस्तों, ये खंडवा है। खंडवा में बाजार लगता है दोस्तों। यहाँ के लोग, ये एक गांव है दोस्तों, मान लेते ये एक गांव है, ये खंडवा के पास है। ये पैदल जाकर के खंडवा से सामान ले सकते हैं। तो दोस्तों क्या होगा, इनको सभी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है, तो ये लोग तो कंपटीशन करेंगे ना दोस्तों, यहाँ पे ही सामान खरीदेंगे। वो इंदौर नहीं जाएंगे, ये रख लो इंदौर, ये है इंदौर। तो दोस्तों ये इंदौर है, यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या लगता है, किराया लग जाता है। किराया लग जाता है यहाँ पे जाने के लिए। तो लोग क्या सोचेंगे यार, वहाँ पे मान लो अभी यहाँ पे 120-30 रुपये लगते हैं किराया खंडवा से इंदौर के लिए। तो लोग क्या करेंगे, खंडवा वाले, ये वाले एरिया वाले क्या करेंगे, भाई खंडवा में ढूंढते यार वस्तु मिलेगी तो सही। तो दोस्तों यहाँ पे जो विक्रेता होगी उसके पास कम मतलब जो भी सामान है कम है, पर खरीदने वाले बहुत सारे हैं। तो वो क्या करेगा दोस्तों, विक्रेता इनकी प्राइस बढ़ा देगा, मतलब मूल्य बढ़ा देगा। फिर जिसके पास पैसे होंगे वो खरीद पाएगा, जिसके पास कम पैसे तो वो नहीं खरीद पाएगा। तो ये एक हो गई है दोस्तों प्रतियोगिता। तो दोस्तों ये विशेषता भी होगी। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। और दोस्तों मैं पहली बार ले रहा हूँ, एक डिजिटल बोर्ड की तरह पढ़ा रहा हूँ। सिंपल पढ़ाते थे पर अब देखते फिर यहाँ पे हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ वाक्य समझने की कोशिश करते हैं। साम्य कीमत क्या होती है, ये बोल रहा है। किसी वस्तु का मूल्य उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहाँ पर की मांग एवं पूर्ति शक्तियाँ आपस में बराबर हो जाती है। इसी मूल्य को साम्य कीमत कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का मूल्य उस बिंदु पर निर्धारित होता है। मतलब जो भी वस्तु बनेगी, मान लो या पार्ले जी मान लेते हैं, एक वस्तु है पार्ले जी, तो पार्ले जी मान लेते हैं यहाँ पे पार्ले जी, ये मैंने लिख दिया है पी पार्ले जी। चलो एक पैकेट मान लेता है, एक वस्तु यहाँ पे पार्ले जी।
तो दोस्तों मतलब इसका मूल्य, ये दोस्तों क्या बोल रहा है, मांग, ये मांग लिखा मैंने, प्लस बराबर लिखते हैं पूर्ति, पूर्ति पूर्ति, ये अब आप बराबर हो जाते हैं। आप देख क्या बोल रहे हैं, मान लो यहाँ पे 3 लड़के हैं और यहाँ पे 3 पार्ले जी हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, ये 3 लड़के 3 पार्ले जी लेना चाहते हैं और 3 ही पार्ले जी है और 3 ही लड़के हैं, तो इस स्थिति को बोलते हैं साम्य, साम्य कीमत। इसी मूल्य को बोलते हैं साम्य कीमत। इस प्रकार साम्य कीमत वह कीमत है जिस पर किसी वस्तु की मात्रा मात्रा जो कि विक्रेता बेचने को इच्छुक है। कहने का मतलब दोस्तों, विक्रेता को पता है कि मेरे पास इतने मतलब ग्राहक आते हैं और मैं इतने इतने में इतने पैकेज जो भी मेरे सामान है इतना है, तो वो बिक जाता है आराम से और उतने ही कस्टमर उनकी पूर्ति बराबर हो जाती है और इच्छुक भी है वो विक्रेता, तो उस मात्रा के बराबर होती है जो क्रेता खरीदना चाहते हैं, न कि ज़्यादा हो न कम हो। यह कीमत है जो कि बाजार को साफ कर देती है, क्योंकि पैसे मतलब जो भी कस्टमर आ रहा है उनको मिल रहा है और उतने ही सामान अपने स्टॉक में भी रखा है, तो वह चले जाता है, तो साफ हो जाता है। तो साम्य कीमत, अब यहाँ पे कुछ व्याख्या दी है। साम्य कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियाँ जो भी पावर होती है उस पर निर्भर करती है। अतः यह आवश्यक है कि मांग पूर्ति की शक्ति के बारे में समझ लेना चाहिए। मांग शक्ति क्या होती है, किसी वस्तु की मांग उपभोक्ता द्वारा की जाती है। मांग शक्ति यानी दोस्तों, मैं एक कस्टमर हूँ, मतलब मैं उपभोक्ता हूँ, मुझे आईफोन चाहिए, पर दोस्तों मेरे पास वैसे तो मैं इतना वो आईफोन परचेज नहीं कर पाऊँगा, पर मान लो मेरे पास है 1 लाख रुपये, तो मैं आईफोन खरीद सकता हूँ, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास पैसे है, तो मैं खरीद सकता हूँ। इसको बोलते हैं मांग शक्ति। तो सीधी बात नो बकवास की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये उपभोक्ता की इकाई पर, मतलब उपभोक्ता जो भी कस्टमर है उस पर निर्भर करता है ना, उस पर डिपेंड होता है। तो अब देखते हैं दोस्तों, मांग के नियम के अनुसार हम देखते ऊंचे मूल्य पर वस्तु की कम मात्रा तथा नीचे मूल्य पर वस्तु अधिक मात्रा मांगी जाती है। कहने का मतलब दोस्तों, अगर वस्तु का प्राइस अगर बढ़ा दिया, 50 रुपये था फिर 100 रुपये हो गए, तो लोग ज़्यादा खरीदने का मतलब उनकी शक्ति नहीं होगी, वो खरीदना नहीं चाहेंगे कि बहुत महंगा है। पर जब वस्तु की कीमत 50 है तो 25 हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग खरीदेंगे, ये याद रखना। तो कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और यहाँ पे मैं साफ कर देता हूँ। तो दोस्तों ये एक मतलब अच्छा मिला अपन को पढ़ने के लिए, फ़ोटो खींचा आराम से। मांग का एक नियम है, उसके अनुसार देखते हैं। प्राय ऊंचे मूल्य पर वस्तु की मात्रा ऊंचे मूल्य पर ये बोल रहा है कम मात्रा तथा नीचे मूल्य पर अधिक मात्रा मांगी जाती है। इसका नियम मतलब ये नियम किसी अर्थशास्त्री ने कहा है मांग शक्ति के लिए। अब देखते हैं दोस्तों, पूर्ति किसके द्वारा होगी दोस्तों, विक्रेता द्वारा, है ना, जो भी प्रोडक्शन करता है उसके द्वारा। पूर्ति शक्ति किसी वस्तु की पूर्ति उत्पादक द्वारा की जाती है। मानव जो प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूसर बोलते हैं, उसके द्वारा की जाती है। मान लो मैं एक मतलब वीडियो क्रिएटर हूँ। अब मुझे दोस्तों मेरी पूर्ति शक्ति होना चाहिए कि मैं अपने जो कस्टमर है मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने भी जुड़े हुए हैं उनको मैं दिखा सकता हूँ रोज़, तो मेरी एक शक्ति हो गई। अगर मैं नहीं दिखा रहा हूँ रोज़, उनको 2-3 दिन के बाद दिखा रहा हूँ, तो मेरी पावर शक्ति नहीं है, पूर्ति की शक्ति नहीं है। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों पूर्ति शक्ति। वस्तु के उत्पादन में क्योंकि उत्पादकों को कुछ लागतें वहन करना पड़ती, इसलिए अपनी वस्तु का मूल्य कम से कम सीमांत लागत अंतिम इकाई के उत्पादन की लागत के बराबर अवश्य प्राप्त
करना चाहिए। इस प्रकार सीमांत लागत किसी वस्तु के मूल्य की न्यूनतम सीमा को बताती है। सीमांत लागत होती है दोस्तों, कोई वस्तु बना रहा है तो उसकी मिनिमम कितनी लागत आ रही है और कितनी मतलब कितने में बेचना चाहिए, वो डिसाइड करता है सीमांत लागत। आप पूर्ति के नियम क्या बोलते हैं? ऊंची कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा बोल रहा है। पूर्ति का नियम उल्टा है, जबकि मांग पूर्ति थी ना, उसका अलग है, पर यहाँ पे मांग शक्ति का अलग था। यहाँ पे पूर्ति शक्ति है ना, उसका नियम अलग है, उसके विपरीत ऑपोजिट। ऊंची कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा नीची कीमत पर वस्तु की कम मात्रा बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाती है। ये पूर्ति बोल रहा है दोस्तों। पूर्ति मतलब सेम है, ऊंची है तो अधिक कीमत लेंगे, नीची है तो कम कीमत लेंगे, ये बोल रहा है पूर्ति शक्ति। हाँ, अब देखते दोस्तों साम्य मूल्य का निर्धारण। उपभोक्ता वस्तु की कीमत उसकी सीमांत उपभोक्ता से अधिक नहीं देता। जो भी उपभोक्ता है उस पर लिखा होता है इतने का है, पूरे टैक्स लगा के, उससे अधिक नहीं देता, लेकिन कम करवा सकता है, कम में लेता है पर अधिक नहीं, क्योंकि वो बोलता है मुझे इतना डिस्काउंट इतना ही कुछ लिखा हुआ रहता है। पार्ले जी पैकेज पे देखना 5 रुपये रहता है, पर वो 6 रुपये का लेने का मतलब कोई भी कस्टमर 6 रुपये में नहीं खरीदते, उस पर कीमत देखते हैं सीमांत, तो उसी के अकॉर्डिंग उसके रुपये चुकाता है या कीमत चुकाता है। उत्पादक वस्तु की कीमत तथा उसकी सीमांत लागत से कम नहीं लेगा। हाँ, तो ये बात सही है, क्योंकि कम में थोड़ी वो देगा, नहीं तो उसको लॉस हो जाएगा, नुकसान होगा। अतः वस्तु कीमत इन दोनों सीमा के बीच में कहीं निर्धारित होगी। पर क्रेता इस मतलब जो भी क्रेता है, यानी दोस्तों देख लो, एक उपभोक्ता, क्रेता का मतलब उपभोक्ता है ना, ये बात करता है कि दोस्तों उस वस्तु की कम से कम कितनी चुकानी पड़ेगी, और सोचता है कि उस वस्तु का प्राइस कितना देना पड़ेगा, उसका मूल्य कितना चुकाना पड़ेगा। प्रत्येक विक्रेता इस बात का प्रयास करता है। फिर विक्रेता क्या करता है दोस्तों, वस्तु की कम से कम कितनी कीमत अधिक प्राप्त कर ले। विक्रेता अपोजिट सोचता है, कितनी कीमत लूँगा, कितनी अधिक लूँगा। मतलब पार्ले जी में कितने पार्ले जी के पैकेट बनाए हैं, उसको मैं कितने में बेचूँ कि मुझे प्रॉफिट हो सके, लाभ। तो ऐसी स्थिति में क्रेता या विक्रेता में सौदेबाजी चलती रहती है। मांग और पूर्ति शक्ति एक दूसरे पर निर्भर करती है, कभी विपरीत दिशा में कार्य करती है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। मांग और पूर्ति एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करती रहती है। अंत में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहाँ पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा और पूर्ति की मात्रा आपस में बराबर हो जाती है। इसी स्थिति को बोलते हैं साम्य मूल्य। पहले भी समझा दिया था कि साम्य मूल्य क्या होता है दोस्तों, यही कि भाई मैं उदाहरण देके समझाया था। 3 स्टूडेंट है और 3 पार्ले जी पैकेट है, और उनको मतलब वो समान कीमत पे ले लेंगे क्योंकि इतने ही लोग हैं, और इससे बाज़ार साफ भी हो जाता है, क्योंकि स्टॉक में कुछ माल नहीं बचता है, पूरा बिक जाता है। तो ये हो गया दोस्तों आराम से अपना पार्ट जरा बड़ा है, और यहाँ पे कुछ फ्लो चार्ट है। साम्य मूल्य के निर्धारण में एक उदाहरण स्पष्ट किया कि माना कि विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांग की मात्रा है, पूर्ति की मात्रा तालिका में दी गई है। मांग की मात्रा यहाँ पे 100 लिखी है, 125, 150, 175, 200। कीमत बोल रहा है 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये। पूर्ति की मात्रा 200, 175, 150, 125, 100। यहाँ विश्लेषण विवरण दिया है कि अतिरिक्त पूर्ति साम्य कीमत। हाँ, तो दोस्तों मैं यहाँ बोल रहा तुमको, यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, साम्य कीमत क्या है। ये ले रहे हैं दोस्तों, मात्रा है 100 और 200। अतिरिक्त पूर्ति की आवश्यकता है कि नहीं है, क्योंकि 100 को कैसे खरीदेंगे, 100 ही लोग खरीदेंगे। यहाँ पे दिया है अपने साम्य कीमत। इस उदाहरण को डायरेक्ट देखते हैं, हम समझाते भाई, नहीं तो आगे वाले देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे 150 रुपये देख रहे हैं, मांग की मात्रा है ये, मतलब एक यूनिट है, मात्रा बोलते हैं 150 एक यूनिट है दोस्तों, और रुपये है 3 रुपये।
और कितने लोग मांग रहे हैं? 150। मतलब पूर्ति की मात्रा कितनी है? कितने लोगों को करना है? 150। तो ये निर्धारित करती है साम्य कीमत। समझ में आ गया ना? अब यहाँ पे ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को हम देखते ना देखते कुछ नहीं होगा इसमें, देखेंगे क्योंकि अपन उदाहरण समझ लिए, मतलब इसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है साम्य कीमत पर मांग पूर्ति के परिवर्तन का प्रभाव। साम्य कीमत पर मांग पूर्ति के परिवर्तन का प्रभाव। मांग पूर्ति में परिवर्तन होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रहा है। व्यवहार मतलब ये कुछ भी व्यवहार में किसी वस्तु की कीमत सदैव एक सी नहीं रहती है दोस्तों। मार्केट में जाके देखना, आजकल कोरोना टाइम पे जो भी विक्रेता है किस तरह से वस्तु को बेच रहा है। साम्य कीमत मांग पारस्परिक मांग एवं पूर्ति की पारस्परिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। अतः मांग पूर्ति के परिवर्तन पर मांग व वक्र पूर्ति वक्र की भी परिवर्तित हो जाते हैं, तो साम्य कीमत परिवर्तित हो जाती है। साम्य कीमत पर मांग पूर्ति में परिवर्तन प्रभाव इस प्रकार देखा जा सकता है, या इस प्रकार समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पे देख रहा है दोस्तों, मांग में परिवर्तन। यदि पूर्ति अपरिवर्तित रहती है तो क्या बोलेंगे? उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन आदि में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, जो भी कस्टमर है वो क्या कर रहा है, मुझे इस डिज़ाइन की चाहिए, वो इस तरह से मैं दूंगा, ये तो मांग में परिवर्तन हो रहा है, तो दोस्तों पूर्ति में भी परिवर्तन होना चाहिए। तो ये स्थिति मांग में परिवर्तन हो जाता तो करना पड़ता है। समझ गए होंगे। तो हम देखते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ चित्र पर मैं क्या बता तो दिया यार, क्या करना है वो सही लिखना है यार। बात पूरा खिचड़ भर देंगे, कोई नंबर नहीं देता वैसे तो। पूर्ति में परिवर्तन। अब भाई क्या हो रहा है, मांग के स्थिर रहने पर अधिक उत्पादन लागत, तकनीकी अन्य वस्तु कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति परिवर्तित हो जाती है। पूर्ति में परिवर्तन के द्वारा भी हो जाता है, सामग्री कीमत में परिवर्तन हो जाता है। पूर्ति वृद्धि के परिणाम में क्या होगा दोस्तों? पूर्ति वक्र खिसकर दाएं ओर आ जाएगा। मांग में अपरिवर्तन रहने पर पूर्ति में होने वाले प्रत्येक वृद्धि कीमत को कम कर देगी, जैसे कि चित्र में बताया जा रहा है। तो इसको हम नहीं पढ़ते, चित्र को आगे चले जाते हैं। अब सोचना है कि तुम्हें भाई कि सामयिक कीमत को कौन कौन निर्धारित कर सकता है। सामयिक कीमत एक्चुअली में दोनों को समान मात्रा में वो निर्धारित करती है, बेचने वाले जितने भी माल होगा और लेने वाले को। ये समझ में आ गया है तो आप ये समझ में आ गया तो आप कौन प्रभावित करता है, इसको भी आप देख सकते हो, कैसे अपने अंदाज से लगा सकते हो कि भाई इस तरह से होगा तो तभी तो होगा। मांग पूर्ति के दोनों में एक साथ परिवर्तन, अगर मांग और पूर्ति दोनों में एक साथ परिवर्तन होगा तो सामयिक कीमत में भी परिवर्तन हो सकता है। होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे हम देखते हैं पूर्ति और मांग को स्थिर मानकर सामयिक कीमत पर क्रमशः मांग पूर्ति दोनों को जो दोनों मांग पूर्ति के इफेक्ट है को देख रहे हैं। बट मांग पूर्ति दोनों में परिवर्तन होने पर सामयिक कीमत प्रभावित हो जाती है। सामयिक कीमत में होने वाले वृद्धि कम मांग पूर्ति शक्तियों की प्रभावशीलता एवं परिवर्तन की दिशा पर निर्भर करेगी। उदाहरण के लिए हम मान लेते मांग एवं पूर्ति में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है तो पहला स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे, यदि मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से अधिक है तो कीमत, मांग में वृद्धि पूर्ति से अधिक है, बोल रहा है कि भाई मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है, तो कीमत और
कीमत और मात्रा दोनों पहले से अधिक होंगे। तो दोनों क्या हो बोल रहे हैं, दोनों पहले से अधिक होंगे। तो भाई लोग ज़्यादा मांग रहे हैं और सप्लायर जो भी माल करना है कम है, तो वो पहले डिसाइड करेंगे भाई दोनों को मैं बढ़ा देता हूँ। यदि पूर्ति में वृद्धि क्या हो रहा है, दूसरा स्टेटमेंट दिया है, पूर्ति में वृद्धि मांग से अधिक है तो कीमत पहले से कम तथा मात्रा पहले से अधिक होगी। भाई पूर्ति ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा खरीदना नहीं चाहते हैं, तो माल खराब हो सकता है, तो हमें सस्ते दर पे भी बेचना पड़ेगा। तो ये दिया है। तीसरा बोल रहा है दोस्तों, यदि मांग पूर्ति में वृद्धि समान है तो कीमत अपरिवर्तित रहेगी तथा पूर्ति व मांग दोनों सेम है, समान है, बराबर है तो कीमत में परिवर्तन नहीं रहेगा, परिवर्तित नहीं रहेगी, परंतु मात्रा में वृद्धि हो सकती है। ये बोल रहा है। अब मूल्य निर्धारण में समाहित तत्व हम देखते हैं कौन से टाइम अच्छे है मूल्य निर्धारण में। अब दोस्तों मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये स्क्रीनशॉट भी लगा चुका हूँ मैं अच्छे से। अब तुमको मैं इसी तरह से समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइप मार्शल, जो एक प्रोफेसर मार्शल है, अर्थशास्त्री मार्शल ने बताया वस्तु का मूल्य मांग एवं पूर्ति शक्ति पर निर्धारित होती है। ये तो हमने पहले देख लिया, परंतु इन्हें दोनों में कौन सी शक्ति अधिक प्रभावी होगी इस बात पर निर्भर करने के लिए हमें दोनों शक्तियों में समायोजन के लिए कितना समय चाहिए दोस्तों, है ना। तो मूल्य निर्धारण पर समय के प्रभाव को समझने के लिए मार्शल ने तीन भाग में विभाजित किया समय को। कितने? 3, अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल। 3 टाइप के समय को लिया। एक अति अल्पकाल। तो हम देखते दोस्तों अति अल्पकाल में क्या कर रहा है। अति अल्पकाल वो अवधि का मतलब होता है दोस्तों एक समय जिसे कुल पूर्ति स्थिर रहती है। जो भी पूर्ति है मतलब दोस्तों उसकी मतलब क्या बोल सकते तुम, मतलब मेरे को चाहिए खाना, मुझे खाना चाहिए दोस्तों एक दोनों टाइम का, एक दिन का, मुझे वो पूरा मिल गया और स्थिर भी है दोस्तों, मेरे पास रखा हुआ अभी टिक रखा है। तो अति अल्पकाल में समय इतना कम होता है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करना संभव नहीं होता है तथा इस दृष्टि से नाशवान वस्तु में अति अल्पकाल या बाजार अवधि प्राय एक दिन या टिकाऊ वस्तु की बाजार अवधि कुछ दिन तो कुछ सप्ताह में होती है। कहने का मतलब दोस्तों दूध को मान लो, दूध को अगर अपन पैकेट में रखेंगे तो भी कुछ मिनरल्स या मेडिसिन मिला के रखते हैं, नहीं तो ऐसे रखते तो ख़राब हो जाता है दोस्तों। तो ऐसी वस्तु के लिए हम अति अल्पकाल या अति या कम समय मान सकते दोस्तों। अति अल्पकाल में पूर्ति स्थिर रहती है, तो मालूम है दोस्तों स्थिर रहती है, इसलिए वस्तु की कीमत प्रमुख रूप से मांग द्वारा निर्धारित होती है। कहने का मतलब दोस्तों, अब मेरे को लेना है दोस्तों, मैंने गया मार्केट में, मुझे चाहिए टमाटर 2-3 दिन बचते दोस्तों, तो जो बेचने वाला होगा क्या करेगा, भाई अभी 2 दिन हो गए मेरे को ये मतलब टमाटर मेरे पास अभी तक बिके नहीं, तो वो क्या करेगा भाई जितने भी दाम में मांग रहा है उस हिसाब से मैं दे देता हूँ। तो उपभोक्ता पर डिपेंड करता है कितना मूल्य मैं दूंगा इस सामान का, है ना। इसी को बोलते हैं दोस्तों, यदि मांग बढ़ जाती है तो कीमत बढ़ जाएगी। ये चलता रहता है दोस्तों। भाई टमाटर मेरे पास कम है और लोग बहुत लेना चाहते हैं तो मैं कीमत बढ़ा दूंगा, जो पैसे ज़्यादा लाएगा वो लेना चाहेगा उसको मिल जाएंगे टमाटर, लो भाई। तथा मांग कम होने पर भाई उसका मूल्य घट जाता है, उल्टा होता है सब। आप अल्पकाल में मूल्य निर्धारण, मार्शल ने अति अल्पकाल जो भी थोड़े समय के लिए जो मूल्य को बाजार मूल्य कहा, मार्शल ने अति अल्पकाल मूल्य को बाजार मूल्य कहा, क्योंकि ये बाजार में ही डिसाइड होते हैं और बाजार में ही बेचना पड़ता है।
नहीं तो उतने ही भी मूल्य नहीं मिलते। यदि मांग पूर्ति में अस्थायी परिणाम होते तो क्या होता, तो कई जो दिन में कई परिवर्तन हो जाते। अल्पकाल में मूल्य निर्धारण। अल्पकाल वह समय अवधि होती है, मतलब अल्पकाल वह समय अवधि होती है, समय यानी टाइम होता है दोस्तों, जिसमें क्या होगा, उत्पादक के पास इतना समय होता है कि मांग बढ़ने पर अपनी विघन मशीन अधिक प्रयोग करने अपनी वस्तु की पूर्ति करने को, तो दोस्तों क्या करेगा, वो एक सीमा तक बढ़ा सकता है। ये स्क्रीनशॉट ले लिया इधर एक सीमा तक, एक समय तक या सीमा तक बढ़ा सकता है। मान लो क्या मान सकते हैं अपन, चावल लेने गए भाई तू नहीं ले रहा तो मैं अगले सप्ताह भी बेच सकता हूँ। बढ़ा दिया उसने, ये अगले सप्ताह बेचूंगा। इसको बोलते हैं अल्पकाल। अल्पकाल में इतना समय नहीं होता है कि वो उत्पादक मशीनरी में परिवर्तन करके पूर्ति को ठीक मांग के अनुरूप कर सके। अल्पकाल में कीमत निर्धारण पर मुख्य प्रभाव मांग पर ही रहता है, भाई। आप देखते लोग दीर्घकाल में वैल्यू का निर्धारण कैसे करेंगे। लॉन्ग टाइम में क्या होता है दोस्तों, दीर्घकाल वो टाइम होता है जिसमें इतना समय होता है कि वस्तु की पूर्ति को ठीक मांग के अनुरूप करना मतलब अल्पकाल में भी उतना मतलब उस कीमत के अकॉर्डिंग हम बेच नहीं सकते। अल्पकाल में, अति अल्पकाल में मान लो दोस्तों मेरे पास टमाटर ले लो, कुछ भी ले लो, खराब होने वाले हैं वो सामान, तो उनको कम कीमत पे भी देना पड़ता है उपभोक्ता के अनुसार। पर दीर्घकाल में जो मान लो अच्छे, मेरे पास एक हो गया फैन, हो गया पंखा, हो गया मोटरसाइकिल, हो गई ये वगैरह वगैरह, इनको हम देखेंगे लंबे समय के लिए हम रखते, हम अपने अनुसार बेचते। भाई इतने में ले जाना है तुमको। मान लो मोटरसाइकिल की मूल्य है 62,000। इस 62,000 में बेचना चाहता हूँ, तो भाई कोई कस्टमर आएगा मुझे इतने में दो, नो भाई इतने में ले जाओ, इतने में नहीं होगा, ऐसा कहेंगे अपन, क्योंकि अपन को कुछ डर नहीं है ना यार, उसमें खराब होने वाली चीज़ ही नहीं है। तो इसको बोलते हम दीर्घ। तो इसमें मांग के अनुसार हम अपनी मांग के अनुसार वस्तु को बेच सकते हैं संभव हो जाता है दोस्तों। इस अवधि में पूर्ति को विद्यमान मशीनों की क्षमता के अनुरूप बेचना संभव होता है तथा कुछ बढ़ाकर भी बेच सकते हैं। तो इसी को बोलते दीर्घकाल। अब दोस्तों ये मार्शल ने कहा था ना, किसने कहा, मार्शल ने, ये सब मार्शल ने कहा। आप देखते दोस्तों कुछ अपन बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस। तो यहाँ पे मेरे पास वो नहीं है दोस्तों पेन जो कि इस पे के लिख सके, नहीं तो मैं तुमको अच्छे से समझाता। इससे तो जल्दी नहीं मिलते हैं, 40 रुपये में या 20 रुपये मिल जाते हैं, उतने में तो लाना पड़ेगा। तो दोस्तों हम देख ही रहे हैं बाजार मूल्य क्या होता है। दोस्तों बाजार मूल्य मैंने बताया अति अल्पकाल में बाजार मूल्य पे ही टिकता है सामान। बाजार मूल्य किसी वस्तु का वो मूल्य होता है जो बाजार में अति अल्पकाल के लिए प्रचलन में होता है। बताया ना अभी मैं क्या बोला तुमको, अल्पकाल या अति अल्पकाल में। तो दोस्तों इसमें पूर्ति को बढ़ाना संभव नहीं होगा, है ना दोस्तों। यदि वस्तु टिकाऊ है तो पूर्ति को बढ़ा सकते, स्टॉक रख सकते दोस्तों, पर इसलिए
तो पूर्ति केवल गोदाम तक रख सकते हैं, टिकाऊ होती तो ये बोल रहा है। तो इसलिए बाजार मूल्य निर्धारण मुख्य प्रभाव मांग पर पड़ता है। भाई ये तो मैं तुमको सिंपल से समझा देता हूँ। मार्केट प्राइस क्या होता है, किताब नहीं पढ़ते अपन। तो दोस्तों यहाँ पे बाजार मूल्य मांग पूर्ति में असंतुलन के परिणाम निर्धारित होता है। पूर्ण प्रतियोगिता होती है, उस कंडीशन में बाजार सामान्य मूल्य की ओर जाता है। तो यहाँ पे बाजार मूल्य क्या होता है मैं बता देता हूँ। बाजार मूल्य क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अपन ले लेते हैं। भाई टमाटर वाला है ये, यहाँ पे कुछ और बेचता है। ये भट्टे लाया है, ये मान लो प्याज लाया है, ये लाया कुछ करेले वरेले। मैंने जूम कर दिया ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे स्टार आ चुका है कुछ। अब ये आ गया भाई यहाँ पे कस्टमर आए, ये आ गए। ये रोड है, यहाँ गली है, यहाँ पे अभी विक्रेता बैठे हैं सामान लेके। भाई यहाँ पे लोग आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं लाल लाल, मतलब भी मान लो ये लोग आ रहे हैं। भाई इतने में दे बोलेंगे तो विक्रेता को देना पड़ेगा, क्यों, नहीं तो ये खराब हो जाएगी, फालतू में नुकसान होगा। और तो ये मार्केट मूल्य किस पे टिकता है दोस्तों, अति अल्पकाल के लिए होता है और उपभोक्ता पे टिकता है। सामान्य मूल्य क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ जान लेते हैं। सामान्य मूल्य उस मूल्य को कहेंगे, क्या कहेंगे, जिसका निर्धारण वस्तु की मांग पूर्ति की स्थायी एवं शक्ति या दीर्घकाल में करती है। सामान्य मूल्य में दोस्तों हम मान लेते शोरूम का मूल्य देख लेते हैं। गाड़ी वाड़ी जो लेने जा रहे हैं तो वो विक्रेता पे डिपेंड करता है कि शोरूम वाले ने डिसाइड किया भाई इतने में दूंगा मैं गाड़ी, तो ये सब डिसाइड करते शोरूम वाले, अपन नहीं कर सकते, अपन कस्टमर नहीं कर सकते। इसको बोलते सामान्य। तो दोस्तों दीर्घकाल में यहाँ कुछ लिखा हुआ है, मैं बोल देता हूँ क्या लिखा है। दीर्घकाल में वस्तु की पूर्ति को पूर्णतः मांग के अनुरूप किया जा सकता है। कह रहा कि भाई दीर्घकाल में जो भी सामान्य मूल्य में दीर्घकाल में जो भी वस्तु मिलती है उसी का उदाहरण है, क्योंकि वो डिपेंड करता है विक्रेता पे, सेलर पे। उसमें समय भी मिल जाता है, भाई हम इतने में बेचेंगे, इतने में करेंगे, जो भी करना है वर्दी काम ही जो भी कर सकते हैं हम। नए फार्म में जा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, पुरानी अकुशल फार्मों को बाहर निकाल सकते हैं, अतः पूर्ति बढ़ाकर या घटाकर उसके अनुरूप करना संभव हो जाता है। इसमें सभी होता है सामान्य मूल्य में, ये याद रखना, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो दोस्तों रट्टा मार नहीं मारना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये सभी चैप्टर है अर्थशास्त्र के, वो अपने पे डिपेंड करते हैं, वो अपने भविष्य में भी होंगे। अभी तो तुम छोटे हैं पर धीरे धीरे तुम्हारे लाइफ में यूज होते रहेंगे, तो अपन को रट्टा नहीं मारना है। आप दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है डिफरेंस, अंतर बताना है दोनों में, सामान्य मूल्य और बाजार मूल्य में क्या अंतर होता है वो दोनों को बताना है। तो हम बताते हैं कि दोस्तों क्या अंतर है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ और यहाँ पे दिखाई भी देंगे और मैं पढ़ाऊँगा भी तुमको, है ना। जैसे कि दोस्तों आप जान चुके होंगे कि बाजार मूल्य क्या होता है और सामान्य मूल्य क्या होता है। अगर आपको या समझ गए होंगे, याद नहीं करना है, तुमको समझना है। आप अगर इनको जान गए होंगे कि बाजार मूल्य क्या होता है और सामान्य मूल्य क्या होता है, तो आप इसमें अंतर लिख सकते हैं दोस्तों, और किताब से ज़्यादा भी आंसर मतलब इसके अंतर लिख सकते हैं दोस्तों। तो समझाने की क्या समझाओ यार तुमको, क्या तो बाजार मूल्य क्या होगा। तो ये दोस्तों थोड़े समय के लिए होता है, अल्पकालीन मूल्य होता है। सामान्य मूल्य दीर्घकालीन होता है। मांग पूर्ति अस्थायी मतलब संतुलन के कारण होता है दोस्तों, बदलता रहता है, जबकि सामान्य मूल्य स्थायी संतुलन पर होता है। ये देखना, बाजार मूल्य निर्धारण कस्टमर करते, ये भी याद रखना, जबकि सामान्य मूल्य में विक्रेता करते, ये लिख लेना। बाजार मूल्य सभी प्रकार की वस्तु अर्थात चाहे जो उत्पादन करके वस्तु आई है उसमें नीर उत्पादन का होता है, मतलब ठीक नहीं होता है, जबकि सामान्य मूल्य में पुनर्उत्पादनीय वस्तु का होता है। मांग एवं पूर्ति के अनुसार होता है सामान्य मूल्य में,
तो इसमें दोस्तों, इसमें मांग पूर्ति हम अपने अनुसार बढ़ा सकते घटा सकते हैं, पर मार्केट जो बाज़ार है ना, बाज़ार मूल्य में हम नहीं कर सकते। ये लिख लेना, मैंने पढ़ा भी दिया था। बाज़ार मूल्य किसी समय विशेष में प्रचलित वास्तविक मूल्य होता है। क्या होता है दोस्तों? बाज़ार में जाऊंगा मैं डिवाइड, ये तो लॉन्ग टाइम के लिए हो गया, ये नहीं मतलब इसको मैं अपने बॉडी के अनुसार डिसाइड नहीं कर सकता। टमाटर का उदाहरण मान लेते हैं, वो कर सकते हैं दोस्तों। छोटे समय के लिए हमने बोल दिया भाई इतने दो, नहीं तो नहीं खरीदेंगे, यही हो तो भाई हमको देना पड़ेगा। जबकि सामान्य मूल्य काल्पनिक होता है, मार्केट वास्तविक होता है, पर सामान्य मूल्य काल्पनिक होता है दोस्तों। कल्पना के अनुसार हम देख नहीं सकते कि हम कभी बढ़ा भी दे, कम भी कर सकते। यह आंसर हो गया दोस्तों। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का साम्य, जो पूर्ण मार्केट है सॉरी, एक इंडस्ट्री है या फर्म है बोल देंगे चलेगा। टाइम भी हो गया यार, बहुत सारा है ना। चलो इतना पढ़ाई देते हैं कि क्या है भाई। एक फर्म साम्य की स्थिति में उस समय होती है जब उसके उत्पादन की मात्रा में कोई परिवर्तन की प्रवृत्ति न हो। स्पष्ट यानी दोस्तों क्लियर बोल सकते इसको, इस वर्ड को बोलना स्पष्ट यानी क्लियर। फर्म उत्पादन की उस मात्रा पर साम्य की दशा में होगा या होगी जबकि उससे अधिक लाभ प्राप्त हो रहे होंगे। साम्य की दशा में तब होगी ये फर्म। पूर्ण प्रतियोगिता फर्म में साम्य की स्थिति में कब होगा? जब उससे उस सामान को बेचने से बहुत लाभ हो रहा है, तो वो फर्म क्या होगा? साम्य की दशा में होगा, पूर्ण प्रतियोगिता के आधार पर। अब देखते दोस्तों यहाँ पे कुछ पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के साम्य की दशा को समझने हेतु दो बातों को समझना चाहिए या पता भी होना चाहिए, ये बोल रहा है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म मूल्य प्राप्तकर्ता होती है। फर्म के सामान्य की शर्तें, जो भी शर्तें है वो मतलब उसको देखना पड़ेगा, तभी हम फर्म की साम्य स्थिति निकाल सकते हैं। प्राप्तकर्ता देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। पूर्ण प्रतियोगिता में अनेक फर्म होते हैं जो एक रूप वस्तु का उत्पादन करते हैं। यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता है और वहाँ पे जो भी फर्म है एक समान वस्तु का उत्पादन करते हैं, एक ही रूप की वस्तु उत्पादन करते हैं। कुल उत्पादन में फर्म का एक हिस्सा नगण्य होता है तथा इस प्रकार फर्म के समूह को उद्योग कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ उद्योग कहते हैं। इंडस्ट्री में वस्तु का मूल्य उस वस्तु मतलब उस पॉइंट पे निर्धारित होता है जहाँ पर वस्तु की मांग पूर्ति शक्ति आपस में बराबर होती है। ये तो मालूम है, सामयिक स्थिति में हम सामयिक कीमत में हम पढ़ चुके हैं इसको। इंडस्ट्री में वस्तु का मूल्य, जो मूल्य निर्धारित होता है, फर्म को वह स्वीकार करना पड़ता है। कहने का मतलब जो भी इंडस्ट्री निर्धारित करेगी भाई इतने में ये है तो आपको भी इतना ही डिसाइड करना पड़ेगा, न कि ज़्यादा। पूर्ण प्रतियोगिता में अनेक फर्म होने के कारण एक फर्म मूल्य को परिवर्तन करने की स्थिति में नहीं होते हैं। क्या बोल रहा है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, उसमें अनेक फर्म होने के कारण भाई बहुत सारे फार्म है तो अपने जो भी फर्म है उसका मूल्य नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि अपना सामान बिकेगा नहीं। फर्म का वस्तु ही कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो क्या होता है, वह इंडस्ट्री क्या करती है, वो इंडस्ट्री द्वारा जो निर्धारित होती है, इंडस्ट्री जो निर्धारित करती है, इंडस्ट्री जो मतलब मान ले पार्ले जी का पैकेज है 5 रुपये का, उसके अनुसार फर्म भी उसी कीमत के अनुसार ग्रहण करेगा भाई। फर्म भी उसी के अनुसार खरीदेगा, उसी कीमत पे। उद्योग से प्राप्त इस कीमत पर फर्म अपनी वस्तु को चाहे जितनी मात्रा कम या अधिक पर विक्रय कर सकता है। फिर क्या हो रहा है दोस्तों, इंडस्ट्री ने बोला कि पार्ले जी का पैकेट है वो 5 रुपये में मिलेगा भाई। फर्म बोलता है कि भाई मैं ज़्यादा, मतलब इंडस्ट्री बोलते है कि मैं ज़्यादा कम बढ़ा या घटा नहीं सकता हूँ, मुझे 5 रुपये में बेचना है आपको।
फार्मर ने 5 रुपये में खरीद लिया। अब फार्मर चाहता कि भाई मैंने 5 रुपये में खरीदा तो मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। फार्मर ने उस पैकेज को 6 रुपये में बेच दिया तो 1 रुपये का प्रॉफिट कमाया। तो फर्म कर सकता है, घटा बढ़ा सकता है, पर इंडस्ट्री नहीं कर सकती है। और फर्म को इंडस्ट्री के सामने न ही ऐसा कम ज़्यादा कीमत पे खरीदना पड़ता है, क्योंकि एक ही बिल्ली पे इंडस्ट्री उस वस्तु को देती है। आप देखते दोस्तों, ये तो समझ में आ गया होगा। फर्म का सीमांत आगम या सीमांत लगा या के बराबर हो या तथा वक्र का नीचे से काटे। ये वक्र बनाया है पर अपन उस वक्र को नहीं देखते। अपन अब इधर आ जाते हैं तो यहाँ पे इस वक्र को छोड़ देते हैं, कुछ मतलब नहीं इसको। सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट दिया है भाई, पुण्य प्रतियोगिता में फार्म में सामान्य की स्थिति कब होगी। तो अपन को कुछ बातों के याद रखना पड़ता था, वो अब मैं फर्स्ट वाला बता चुका हूँ, अब सेकंड वाला बता रहा हूँ। सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है भाई औसत क्या मतलब दोस्तों, जितने भी वस्तु का है तो उसमें कितना लगा टोटल का उस वस्तु से डिवाइड करते तभी तो औसत निकलता है। तो यही है ना दोस्तों, उस वस्तु का कीमत कितना है, लागत कितना है, उसको जोड़ के कितनी वस्तु है उससे भाग देंगे तो औसत पता चल जाएगी। तो फर्म में हमने सामान्य की स्थिति को देखने के लिए हम इस प्रकार कुछ पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। तो अल्पकाल में फर्म के पास इतना समय नहीं होता कि मांग में पूर्ति तथा कमी के अनुरूप पूर्ति में परिवर्तन कर सके। अल्पकाल में क्या हो रहा है दोस्तों, फर्म को असामान्य लाभ हानि तीनों की दशा का सामना करना पड़ता है। नीचे इन तीनों स्थिति को चित्र द्वारा समझाया गया है, पर हम देखते दोस्तों क्या देखेंगे हम। अरे बाप रे, बहुत टाइम हो गया रे, बहुत पढ़ना पड़ता है, इसको छोड़ ही देते यार। क्या हानि की स्थिति में बताया गया है, सामान्य लाभ या शून्य लाभ की स्थिति में क्या होगा ये बोल रहे हैं। यहाँ सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होना चाहिए। असामान्य लाभ या लाभ की स्थिति में क्या होगा ये तो आप अगर आपके पास बुक हो तो देख लेना, पर अब कि ख़त्म ही हो गए ना। चलो मैं समझा ही देता हूँ, पेज भी ख़त्म हो चुकी है का मतलब कंप्लीट हो चुका है आपका लेक्चर। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ भाई, असामान्य और प्रकार में सामान्य की स्थिति में यहाँ पे 3.43 दिया हुआ है। असामान्य लाभ या लाभ की स्थिति में क्या करेंगे हम। असामान्य लाभ हो रहा है या लाभ की स्थिति में क्या करेंगे दोस्तों, जब वस्तु की कीमत उसकी औसत लागत से अधिक होती है तो चित्र द्वारा दिखाया गया है। तो क्या सीमांत जो आगम है सीमांत लागत बराबर होगी लाभ की स्थिति में बोल रहा है, और असामान्य लाभ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे चित्र दिया है, पर अपन चित्र को नहीं समझाएंगे, क्या बोलते हैं इसको, वक्र बोलते हैं। यहाँ पे उत्पादन की मात्रा दी हुई है, नीचे MOM दिया हुआ है 100, और इधर y ऊपर दिया है जो कि उदाहरण है। इसमें देखेंगे हमें कुल लाभ बता रहा है कि P ने इतना किया, R ने इतना किया है, लागत दी हुई है इधर इस साइड, PR की लागत दी, और इस MC और AC इनने एक प्रॉफिट कमाया है इतना। और सामान्य लाभ या शून्य लाभ हो रहा तो क्या करेंगे भाई, कुछ लाभ नहीं हो रहा है वो लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे। जब वस्तु की कीमत उसकी औसत लागत के बराबर होती है तो सामान्य लाभ की स्थिति होती है। चित्र 15.10 से स्पष्ट है कि फर्म T बिंदु पर सामान्य की स्थिति में है, क्योंकि इस बिंदु पर MR MC के है तथा MC वक्र MR वक्र के नीचे से काट रहा है। सामान्य बिंदु फर्म OQ मात्रा में वस्तु का उत्पादन कर रही है। इस दशा में फर्म की औसत लागत वस्तु की कीमत के
ठीक बराबर है, अतः फर्म को सामान्य लाभ शून्य लाभ प्राप्त होता है। हानि की स्थिति में बोल रहा है उस समय होता है जब वस्तु की औसत लागत औसत आने वाले से अधिक आगम से अधिक होती है, तब होता है। तो इस तरह से हमारा ये पाठ खत्म होता है। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप इसी पढ़ाएंगे दोस्तों। अगला वीडियो कुछ है, और आपका ये 15वां पार्ट है, शायद मार्केट हो गया है, पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन था, ये लास्ट था। और मिलते हैं अगले वीडियो में।